प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज विश्वकर्मा पूजा है और आप सबको विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां। आज हम लोग जो अपने टीजीटी पीजीटी और ईएलटी की क्लास के मार्फत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज की हमारी जो टॉपिक है वो प्रोटोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बेसिक चीजें हैं, लगभग सबको कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद है कि प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है, इसमें कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होंगे, कुछ कैसे होते हैं, बॉडी जो होती है इनकी डिजाइन फिक्स होती है, कुछ की बॉडी जो होती है वेरिएबल होती है, इनरेगुलर शेप में पाए जाते हैं कुछ। तो ये बेसिक बेसिक कैरेक्टर है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए गए हैं ताकि टाइम की बचत हो। और इसी के साथ साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी तक के आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रोटोजोआ में पूछे गए हैं। ओरली हम लोग करेंगे और तेजी के साथ कवर करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन को भी देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ आज के पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बेरोजगारी दिवस मनाया गया, ना कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में बेरोजगारी दिवस मनाया गया। ट्विटर पे ट्रेंडिंग में रहा ये, ठीक है। तो ठीक है, सब लोग अपने अपने उम्मीद के हिसाब से, उम्मीद जैसी थी, सरकार से एक्सपेक्टेशन थे, वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हुए तो थोड़ा सा कष्ट होता है। हर व्यक्ति को कष्ट होना लाजमी भी है कि 2017-18 से लेकर के अच्छी वैकेंसी कोई नहीं हुई है। टीजीटी पीजीटी को अगर छोड़ दिया जाए, एक अच्छी वैकेंसी, एक प्राइमरी की वैकेंसी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई अच्छी वैकेंसी नहीं हुई है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं और भी अपवाद के घेरे में घिरी रही, तो कष्ट की बात है और कष्ट होना लाजमी भी है। हालांकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं और उनका जन्मदिन है 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था और उसी को एक तरह से उनके सत्ता में होते हुए बेरोजगारों को ठोकरें खानी पड़ रही हैं, युवाओं को ठोकरें खानी पड़ रही है, इसलिए बेरोजगारी दिवस लोग मना रहे हैं, ठीक है। आपका अपना अपना ओपिनियन है, जिसका जो भी है। हम लोगों की टॉपिक कुछ और है, तो सीरियस नहीं होना है और अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ जाना है। सीरियस होने से कोई बहुत फायदा नहीं है। टॉपिक की तरफ बढ़िए और साथ में इसको करेंगे। अब इसके बाद हम पॉइंट वाइज करने वाले हैं। आपका प्रैक्टिस पेपर भी स्टार्ट कर दिया गया। हर सैटरडे को आपको 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और जुड़ जाइए सभी लोग और जोश के साथ और बहुत तन्मयता के साथ काम करिए। बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत आसान पेपर है और आसानी से आप परीक्षा को सफल कर सकते हैं, अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर लिखा गया, स्मॉल होते हैं और कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बेसिक सा कैरेक्टर। मैंने कहा ना, बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे मिलेंगे भाई। अगर प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर होगा तो स्मॉल ही होगा। माइक्रोस्कोपिक तो लाजमी है, तो माइक्रोस्कोपिक होगा। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। और इसमें से कुछ पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, कुछ हाइड्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं, जैसे यूग्लिना है, डायनोफ्लैजिलेटा है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। आगे मिल जाएगा आपका, ठीक है। बॉडी में जो इसकी याद करने वाली चीज है, कल से हम प्रयास करेंगे कलर मार्कर से लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको देखेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोप्लाज्मा के ऊपर डिपेंड करता है। और आप सब जानते हैं ये सेल है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बस बेसिक सा है। सेल होती है, सेल यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो मटेरियल होता है, हमने साइटोलॉजी पूरी आपको पढ़ा दी, आपने देखा भी होगा। जो मटेरियल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ मिला दो तो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। यानी जब इसका ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्मिक होगा। जैसे जीवों का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर लेवल पे होता है, मल्टीसेलुलर लेवल पे होता है, टिश्यू ग्रेड पे होता है, ऑर्गन ग्रेड पे होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पे होता है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड पे है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद ये कैसे होंगे, चूंकि प्रोटिस्टा में आते हैं तो यूनिसेलुलर होंगे और कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे ना। यूनिसेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कल हमने आपसे बताया था, कल क्लासिफिकेशन का हमने जब वीडियो आपसे करवाया था, तो क्लासिफिकेशन के वीडियो में हमने आपसे बताया था कि जो लोग, कुछ में न्यूक्लियस एक पाया जाता है, यानी सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और कुछ में डबल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक।
तो एक को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमार्फिक कहते हैं और डाइमार्फिक कहते हैं। कल वाला वीडियो आप देखिएगा, इसको बहुत डिटेल में हमने क्लियर किया, मोनोमार्फिक क्या होता है, डाइमार्फिक क्या होता है और न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, न्यूक्लियाई कितने पाए जाते हैं और कब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने कल के वीडियो में क्लासिफिकेशन वाले में, बहुत बेहतरीन वीडियो है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपके वहां से आए हैं, हमने कल मैच भी करवाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे संकल्प बैच के, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे भी आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, सॉलिटरी होते हैं अथवा फार्मिंग लूज कॉलोनी, कह रहा है कि या तो सिंगल पाए जाएंगे, ठीक है, या तो अकेले स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। हमने कहा ना, जो अकेले होते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता, जो अकेले होते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के दिलासे पे नहीं, किसी से उम्मीद रख के नहीं, अपने हौसलों पे जीते हैं। तो अकेले आपको कोई मंजिल पानी तक अकेले चलना पड़ेगा, जब तक आप अकेले चलेंगे तभी उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। परिवार आपका साथ दे सकता है, लेकिन उस मंजिल पे पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है, चलना तो आप ही को है। ठीक है, तो जो अकेले होंगे वो भी अपने जीवन को सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। कुछ हैं जिनको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन लूजली, यहां कहा गया ना, लूजली कॉलोनी बनाते, कॉलोनी बनती तो है लेकिन लूज कॉलोनी बनती है, यानी इसमें जो ऑर्गेनिक पाए जाते हैं सब अपना इंडिविजुअल अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, जैसे दक्षिण भारत में या पश्चिमी भारत में देखेंगे तो वहां पे 12 तक बच्चा पढ़ लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, या जो टेक्निकल ग्रेड में कुछ पढ़ लिया, वो जॉब करने लगा, मतलब वो अपनी लाइफ को खुद से सरवाइव कर रहा है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, लोग सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक नेचर है कि लोग सपोर्ट करते हैं कि सरकारी जॉब आ जाए, फैमिली में एक जॉब अगर हो जाएगी, किसी की, छोटे भाई की, बहन की, किसी की, या पत्नी की, किसी की, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा परिवार को सहारा अच्छा मिल जाता है। हम लोग सरकारी नौकरी पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, यही कारण होता है कि सरकारी नौकरी ना आने से लोग दुखी ज्यादा होते हैं, हताश ज्यादा होते हैं। हताश होने की आवश्यकता नहीं, लग करके काम करिए, सफलता मिलेगी। तो कह रहा है कि कुछ कैसे होते हैं, अकेला जीवन यापन करते हैं, उन्हें किसी की उम्मीद नहीं है, किसी से भरोसा नहीं, किसी से दिलासा नहीं, अकेले विजय करने की हौसला रखते हैं। और कुछ हैं जो कॉलोनी तो बनाते हैं, लेकिन कॉलोनी के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर स्वतंत्र यापन करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है, बस साथ में रहते हैं। ठीक है, उसी को लूज कॉलोनी कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। बॉडी इनकी नेकेड होती, बॉडी तो होती नहीं, बॉडी के नाम पे तो मतलब सेल ही होती है। तो सेल जो होता है, इनकी सेल होती है, वह सेल कैसी होती है, नेकेड होती है, अकेली रहती, खुली रहती है, उसके ऊपर कोई भी सेलवाल नहीं पाई जाती, कोई भी बाउंड्री नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन मेंबर में क्या पाया जाता है, बाउंड्री पाई जाती, बाउंडेड बाय द पेलिकिल। और किसकी बाउंड्री पाई जाती, पेलिकिल की बाउंड्री पाई जाती है। और आपके लिए एक एचडब्ल्यू है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी। आपके लिए एचडब्ल्यू है कि पेलिकिल जो होती किसकी बनी होती है, पेलिकिल जो है ये किसका बना हुआ है, आपका एचडब्ल्यू है। हम कमेंट में आपका इंतजार करेंगे और हम एक एक कमेंट टाइम निकाल करके पढ़ते अवश्य, और कल संजोग से संडे है तो कल तो पक्का पढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि पेलिकिल किसकी बनी होती। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ की बॉडी तो नेकेड है, सेल के ऊपर कोई संरचना ढकी नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। लेकिन कुछ किससे ढके होते हैं, पेलिकिल से ढके होते हैं, यूग्लिना जैसे। ठीक है, यूग्लिना किससे ढका होता है, पेलिकिल से। एंड ऑफन प्रोवाइडेड विथ सिंपलेस्ट टू द इलेबरेट सेल एक्सोस्केलेटन। और कुछ के ऊपर क्या होता है कि सेल पाई जाती है, मतलब कवच पाए जाते हैं, और वह कवच क्या कहलाते हैं, एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं। हमारे शरीर में भी एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं और इनमें भी पाए जाते हैं, तो एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं। बॉडी फॉर्म्स यूजुअली कांस्टेंट, इनके बॉडी की संरचना या तो कांस्टेंट होती, निश्चित हो, जैसे अमीबा का है, पैरामीशियम, बॉडी का फॉर्म कांस्टेंट होता है, जैसे यूग्लिना का है, ठीक है, पैरामीशियम का है और ट्रिप्नोसोमा का है। लेकिन कुछ में वेरिएबल पाया जाता है, जैसे अमीबा का है, वेरिएबल रहता है, इनरेगुलर बॉडी शेप कहते हैं, वेरिड ऑफ द सम, कुछ में वेरिएबल पाया जाता है, चेंज होते रहते हैं, निश्चित नहीं होते, अनियमित संरचना पाई जाती है। वाइल चेंजिंग विद द एनवायरमेंट, और कभी चेंज करते हैं, इनकी बॉडी में चेंजिंग कब आती है, जब इन्वायरमेंट बदलता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस हो जाता है, या एज ऑफ द मेन, या किसके द्वारा, उम्र होने पे भी इनके बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक,
सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द फंक्शन, एक ही सेल की बनी हुई बॉडी है, एक सेल है और वह सेल सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, चाहे आप उसमें आप कहते हैं रिस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, सर्कुलेशन, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन के जितने भी रिएक्शन होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, समझ पा रहे हैं ना, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, उन सभी रिएक्शन को एक ही सेल परफॉर्म करती है और बॉडी की सारी एक्टिविटी, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी, वो सभी एक्टिविटी उसी सेल के द्वारा कंप्लीट होती है और लाइफ पूरी सर्वाइव होती है। तो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अच्छा कट गया क्या? फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एक प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाकी चीजें आप पहले से जान रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीजें इसको भी जान रहे थे, बस रिवीजन करने की आवश्यकता है। फिजियोलॉजिकल ग्रेड डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है यहाँ पे, किसमें? प्रोटोजोआ की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ में फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, याद रखिएगा। लोकोमोशन की अगर बात करें तो लोकोमोशन किससे होते हैं? ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कुछ में फिंगर लाइक ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। कल हमने आपसे बताया था स्यूडोपोडिया कहीं लोबोपोडिया है, कहीं पे कुछ और बन जाता था। कल हमने आपको बताया था लोकोमोटरी बिहाफ पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था, दोनों क्लासिफिकेशन को हमने आपको बताया था, हाइमन वाले को और हिंगबर्ग वाले दोनों क्लासिफिकेशन को बताया था। हाइमन ने जो है जो क्लासिफिकेशन डिवाइड किया था, हाइमन का क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, कितने ग्रुप थे? 2 सब फाइलम थे और 5 क्लासेस थे, जबकि वहीं पे जब हैंगबर्ग का हमने पढ़ा था तो हैंगबर्ग ने बताया था 4 सब क्लासों में डिवाइड किया था, फिर चारों सब क्लास के अपने अपने क्या थे? सुपर क्लास थे। 4 सब फाइलम में डिवाइड किए थे और 4 सब फाइलम के अपने अपने सुपर क्लास थे। यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसे मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भरोसा है पूरा, ठीक है। तो कुछ में फिंगर लाइक फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में क्या पाए जाते हैं? विप लाइक फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक है, और कुछ में फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया होता है, कुछ में विप लाइक फ्लैजेला होता है, कुछ में हेयर लाइक सिलिया, यानी अंगुली जैसी, कुछ में क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया, विप लाइक किसी में क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला, और तीसरा है हेयर लाइक सिलिया पाए जाते हैं अथवा एब्सेंट होते हैं। कल हमने आपसे बताया था कि एक क्लास है जिस क्लास में क्या होते हैं, जल्दी बताइए, एक क्लास ऐसा था जिस क्लास में लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं और स्पोरोजोआ, याद होगा आपको, स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। और एक बार नहीं, आप प्रैक्टिस पेपर देखिए प्रीवियस ईयर का, तो कम से कम 12 से 13 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में, कहीं नीट में, कहीं पे सीपीएमटी में, एआईपीएमटी में, बीएचयू में, या आपका जो टिस्टी पिस्टी इसमें केवीएस में रिपीट होने वाला प्रश्न है और उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कल की क्लास को आप देखिएगा, ये तो बेसिक कैरेक्टर है, सबको लगभग पता है, बस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं टॉपिक के कारण, ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण कैसे होगा? पोषण करने के लिए होलोजोइक कैसा होता है? एनिमल लाइक होता है, होलोजोइक सबको पता है, ठीक है। और होलोफाइटिक की बात करें, जैसे प्लांट लाइक ऑटोट्रॉपिक जैसा बिहेवियर करते हैं। सेप्रोजोइक यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। पैरासाइट किसी दूसरे बॉडी, लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, पैरासाइट कहते हैं। ये 2 प्रकार हो सकते हैं, एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो एंडोपैरासाइट प्रकार का होता है, ठीक है, क्लियर है। चले अब रिस्पायरेशन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन कैसे होगा? रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, अच्छा आपको ने पहले ही पढ़ा, पहले ही यहाँ पे पढ़ लिए कि फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल का जो सेल है वही सारे फंक्शन को पूरा करती है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे रिस्पायरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, जो भी होगा वह एक ही सेल के द्वारा पूरा होगा, यानी यहाँ पे ऑर्गन अलग अलग नहीं पाए जाएंगे। और जब एक ही सेल के द्वारा पूरा होगा तो इसे हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन होगा तो आप कहेंगे श्वसन किससे होता है? थ्रू बॉडी सरफेस या सेल सरफेस के द्वारा श्वसन होता है। एक्सक्रीशन भी किससे होता है? सेल सरफेस से होता है। थ्रू द सरफेस, किससे? सेल सरफेस से, थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और या तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से, मेनली ऑस्मो रेगुलेशन, साम्यावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। यानी रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों कहां से होते हैं? सेल से होते हैं। और सेल के किससे होते हैं? सेल सरफेस से होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, एसेक्सुअल होता है, यानी सिंगल पेरेंट से आप स्प्रिंग बनेंगे, या सिंगल पेरेंट से जब बनेंगे तो उसमें दो कंडीशन होती है, बाइनरी फिजन हो सकता है या मल्टीपल फिजन हो सकता है। क्या हो सकता है, बाइनरी फिजन हो सकता है या हो सकता है मल्टीपल फिजन। बडिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कंजुगेशन होता है, ठीक है, अभी बताएंगे, कंजुगेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। होलोगेमी हो सकते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो सकते हैं, ठीक है, तीन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट एक कंडीशन है जिसको हम लोगों को पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिस्टमेंट की अगर हम बात करें, commonly occurs in the help of the dispersal as well as the resistant unfavorable condition। यानी जब कंडीशन विपरीत होगी, अवस्थाएं विपरीत हैं, तो उस समय क्या काम करेगा, अपने ऊपर इंसिस्टमेंट बना लेगा, यानी एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करेगा, और जो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा वह सिस्ट वॉल उसे प्रोटेक्ट करेगी। जैसे अमीबा में आप क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होंगे कि अमीबा के बॉडी के ऊपर क्या बन जाती, सिस्ट वॉल बन जाती और तब तक बनी रहती है। ये अमीबा में नहीं होता है, हर ऑर्गेन लगभग जो भी इस तरह के ऑर्गेन हैं वह अपने ऊपर सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। कंडीशन ये होती, जैसे मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मान लो रेनी सीजन में डेवलप करते हैं, लेकिन ड्राई सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, ग्रो नहीं करेंगे, मारे जाएंगे, तो उस अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अपने ऊपर स्पोर को कलेक्ट कर लेते हैं और अपने बॉडी के ऊपर एक बॉडी का निर्माण करते हैं, सिस्ट वॉल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टमेंट कहते हैं। कंडीशन एंड फूड किससे, टेम्परेचर और मॉइस्चर किससे बचाते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती, कौन कौन से अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है, फूड की कमी हो सकती है भाई, विपरीत अवस्था क्या हो सकती है, भोजन की कमी हो सकती है, इनको कौन सा जॉब का इंतजार कर रहे हैं कि टीजीटी पीएचडी का पेपर नहीं हो रहा है, ठीक, इस बात का तो इंतजार कर नहीं रहे। एक कौन सा इंतजार कर रहे हैं, एलटी की वैकेंसी 15 महीने से नहीं आ रही, इंतजार कर रहे हैं क्या, इनको तो अपना जीवन जीना है, बस खाना पीना मस्त रहना है, तो खाने की कमी हो सकती है, उसकी समस्या हो सकती है इनको। इनकी समस्या किसकी हो सकती है, टेम्परेचर की हो सकती है, किसकी हो सकती है, टेम्परेचर की हो सकती है, भाई तापमान बढ़ सकता है, घट सकता है, देखिए तापमान बढ़ सकता है, घट सकता है, तो उसकी समस्या हो सकती है, मॉइस्चर की समस्या हो सकती है। इस समस्या से कंडीशन को बचाने के लिए अपने ऊपर एक सिस्ट वॉल बनाते हैं, जिससे प्रोटेक्शन लेकर के अपने आप को सरवाइव करते हैं। एक क्वेश्चन इवोल्यूशन में पूछा जाता है, यहां पे इसकी पॉइंट मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, तो इवोल्यूशन में देखेंगे तो इवोल्यूशन में पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ की जो इवोल्व हुआ था कब हुआ था, तो आप कहेंगे 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इवोल्यूशन पढ़ना होगा आपको, चैप्टर नंबर इसमें क्लास 12 में इवोल्यूशन है, आपके कोर्स में इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन में अलग अलग जीवों का पूछा जाता है कि कब इनका इवोल्यूशन हुआ और कब इवॉल्व हुए और कैसे इवॉल्व हुए, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर आएगा, एनसीईआरटी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली, तो उसको भी पढ़ेंगे, तो वहां पे चर्चा करेंगे और इस क्लास में तो करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रारूप जो जनरल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे किसके, तो आप कहेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे आपके प्रोटोजोआ के, किसके थे, प्रोटोजोआ के, और ये होता है आपका प्रोटोजोआ, इसी के साथ कंप्लीट। लेकिन इसी के साथ हमको एक काम और करना है, एक सेकेंड, और जो काम हम लोग इसके साथ करने वाले हैं वह काम ये है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसके साथ हल करने वाले हैं, चूंकि ये चैप्टर एक तरह से प्रोटोजोआ कंप्लीट है, इसके एक एक जीवों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बस 10 से 5 मिनट लगेगा और जरूर सुन के जाइएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कल मैंने इसको बताया था कि प्रोटोजोआ को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो आप कहेंगे न्यूट्रिशन है, लोकोमोशन है, न्यूक्लियस है, रिप्रोडक्शन है। तो आपका आंसर होगा क्या, मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के बेसिस पे प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया। एक पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 2, एक डिजीज पूछेगी, हालांकि प्रोटोजोन डिजीज अभी हमको लास्ट में पढ़ेंगे, यहां पे आया क्वेश्चन, चर्चा कर लेते हैं। चागा डिजीज इज काज्ड बाय, चागा डिजीज इज काज्ड बाय, चागा बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपनोसोसिस कहते हैं, यानी ट्रिपनोसोमा से होने वाली बीमारी है, और एक ट्रिपनोसोमा क्रूजी से होता है, ट्रिपनोसोमा क्रूजी नामक स्पीशीज से यह डिजीज काज होती है। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, हालांकि प्रोटोजोन डिजीज हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जब सब पढ़ चुके होंगे उसके बाद, ठीक है।
उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफेक्शन काज बाय द लोआ लोआ इज, लोआ लोआ का संक्रमण किससे द्वारा होता है, यह भी डिजीज का क्वेश्चन है। और ये पूछा गया है किससे होता है, किससे, क्राइसाई प्रजाति से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहां से मेंटेन होगा आपका, फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, फिजन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो पाया जाता है, फिजन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे यहां पे ऑप्शन दिया गया प्रोटोजोआ में, प्लेटेहेल्मिन्थीज में, एनेलिडा में, ऑल ऑफ दीज में। तो आपका आंसर जाएगा फिजन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, या बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपल फिजन, जो किसमें होता है, तो आप कहेंगे ये पाया जाता है, जल्दी बता दीजिए किसमें पाया जाता है, प्रोटोजोआ में। अगला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्लास 10th में भी इसे आप पढ़े हैं, तो अमीबा में, या बच्चों को पढ़ाते होंगे पढ़ाए होंगे, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो होलोजोइक होगा, एनिमल लाइक। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक होगा, एनिमल लाइक, चूंकि यहाँ पे क्रोमेटोफोर नहीं पाए जाते हैं और ये प्लांट जैसा व्यवहार नहीं करता। ठीक, एनिमल है, एनिमल जैसा व्यवहार करता। सॉल जेल थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया, तो आप जानते हैं हाइमन नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, कल हमने आपको बताया था, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 2 सब फाइला और 5 क्लास में डिवाइड किया गया था प्रोटोप्लाज्म को, किसको, प्रोटोजोआ को। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सॉल जेल थ्योरी, और ये लोकोमोशन के बेसिस पे एक्सप्लेन की गई थी हाइमन के द्वारा, किसके द्वारा, हाइमन के द्वारा। कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे। न्यूट्रिशन इन अमीबा फिर से रिपीट हुआ एक क्वेश्चन 2010 में, 2013 में टीजीटी में। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो आपने ऊपर भी पढ़ा अभी भी पढ़ा, तो क्या होगा, होलोजोइक टाइप का होगा, यानी एनिमल लाइक होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, द स्केलेटन्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्रोटोजोआ फॉर्म द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, कह रहा प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा ऐसा जो है जीव है जो औषधि चट्टानों का निर्माण करता है, सेडिमेंट्री रॉक मतलब औषधि चट्टानों का निर्माण करता है। तो देखिए प्रोटोजोआ संघ के जो सभी प्रकार के जंतु औषधि चट्टानों के अवयव होते हैं। ठीक, ये औषधि चट्टानों के निर्माण में मदद करते हैं, इन्हें आप जानते रहिए। आगे बढ़िए, मोनोसिस्टिस द पैरासाइट ऑफ, मोनोसिस्टिस एक पैरासाइट है, किसका होता है, तो आप कहेंगे यूटिफोबिया का होता है। ठीक है, ये यहां का नहीं, एनेलिडा का क्वेश्चन गलत जगह प्रिंट हो गया। सक्टोरिया, कल हमने बताया था सक्टोरिया एक क्लास है, फाइलम प्रोटोजोआ का एक क्लास है सक्टोरिया, एक किसका क्लास है, तो आप कहेंगे सक्टोरिया एक क्लास है किसका, फाइलम प्रोटोजोआ का, और ये क्या होते हैं। ठीक, तो ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद है सिफेलोपोडा, ये भी गलत जगह आ गया, सिफेलोपोडा एक क्लास होता है, कहां पे, सिफेलोपोडा एक क्लास है किसका, जल्दी बताइए, सिफेलोपोडा, जिसके सिर के ऊपर पैर, यानी कहां पे पाया जाता है, सिफेलोपोडा मोलस्का में पाया जाता है, इसी में सिफेलोपोडा के अंतर्गत ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है सिफेलोपोडा के अंतर्गत ही कौन आता है, ऑक्टोपस आता है, हालांकि मुझे सही है, एक बार मैच कर लीजिएगा। तो सिफेलोपोडा कहां से, मोलस्का का क्लास है, तो यहां का नहीं। ठीक है, उसके बाद फाइलम प्रोटोजोआ इट डिवाइड इनटू 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर, फाइलम प्रोटोजोआ को 4 अलग अलग क्लासों में बांटा गया है, किसके आधार पे, तो आप कहेंगे उनको बांटा गया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पे 4 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। चारों क्लास के नाम आपको पता है, सार्कोमेस्टोफोरा, ठीक है, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, और उसके बाद जो था सिलियोफोरा, अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन का मेन आधार क्या रखा गया था, तो आप कहेंगे लोकोमोशन रखा गया था। अगला, सिजेजिक कंडीशन इज फाउंड इन, सिजेजिक कंडीशन किस में पाया जाता है, ग्रिगोर्निया और मोनोसिस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, तो सिजेजिक कंडीशन किस में पाया जाता है, आगे हम लोग ग्रिगोन उसको पढ़ेंगे, किसको, मोनोसिस्टिस को, तो वहां पे बताएंगे ये किस में पाया जाता है, तो सिजेजिक कंडीशन पाया जाता है ये आपका ग्रिगोनिया में। उसके बाद कह रहा है बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फ्लैजिला इन द हैविंग, बेसल ग्रेन्यूल डिफर होता है फ्लैजिला में कैसे, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं, इसमें जो पाए जाते हैं प्रोटोजोआ में। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट, प्रोटोजोआ का वह कौन सा क्लास है जो पूरी तरह से पैरासाइटिक होता है, तो आपका आंसर होगा वहां पे स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ पूरी तरह से कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सत्य स्टेटमेंट को पहचाने, और इसमें दिया गया है प्रोटोजोआ आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स,
प्रोटोजोआ मुख्यतः हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो कि सही, हेट्रोट्रॉपिक मतलब प्लांट जैसा, एनिमल, सॉरी, हेट्रोट्रॉपिक मतलब एनिमल जैसा व्यवहार करते हैं, तो इसीलिए इन्हें एनिमल किंगडम में रखा गया। तो प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, एनिमल जैसा व्यवहार करते हैं, सही है। वाटर इंटर थ्रू द ऑस्कुलम ऑफ स्पंज, ठीक। तो हमारा नहीं, अब आगे बढ़ना ही नहीं है, तो हमारा जो मेन आंसर है वो प्रोटोजोआस आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स, ये आपका सही आंसर है और यहीं पे आपको रुक जाना, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट, कौन सा ऐसा क्लास है सिर्फ एंडोपैरासाइट को अपने पास रखता, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस प्रोटोजोआ में, और ये 2011 में पूछा गया है, एक 2007 में पूछा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन मेनली सर्विस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है प्रोटोजोन में, तो आप कहेंगे ये किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का। हम आपसे बताए थे कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैथोजेनिक फ्लैजलेट, कौन ऐसा है जो पैथोजेनिक फ्लैजलेट नहीं है, जिसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है लेकिन वो पैथोजेनिक है, डिजीज काजिंग है, तो नेक्टिलुका है। कौन है, नेक्टिलुका में कसाभी नहीं होते हैं, ठीक है। लेस्मानिया से कालाजार नामक रोग होता है, आप जानते हैं, लेस्मानिया डोनोवानी से कालाजार नामक रोग होता है। ट्रिपनासोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, आपको ये भी पता है, ठीक है। जियार्डिया एक जीव होता है जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बायोलुमिनेसेंस एग्जिबिटेड बाय, बायोलुमिनेसेंस किसके द्वारा एग्जिबिट होते हैं, तो आप कहेंगे सिरेटिनम के द्वारा, किसके द्वारा, सिरेटिनम के द्वारा, सिरेटियम के द्वारा क्या होता है, एग्जिबिट होता है, सिरेटियम के द्वारा बायोलुमिनेसेंस मतलब जीव प्रदीप्त, जिससे जीव चमकता है, जैसे जुगनू चमकता है बायोलुमिनेसेंस के द्वारा, तो वही यहाँ पे एग्जिबिट होता है, दिखाई पड़ता है, किसमें, तो आपका आंसर होगा किसमें, सिरेटियम में, ठीक। अगला बढ़ जाइए। कालाजार एक रोग होता है, डिजीज अभी हमको बाद में पढ़ना है। कालाजार एक रोग होता है जो ट्रांसमिट होता है किससे, तो आप कहेंगे सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, यूग्लिना दिया गया है, पैरामीशियम दिया गया है, ऑल ऑफ दिस, तो सब में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का सही जो है स्टेटमेंट बताइए, कौन सा लिखा गया। चार क्वेश्चन दिए गए। पहला देखिए, सिस्टोल इज ग्रेजुअल एंड डायस्टोल इज सडन, कह रहा है कि इसमें सिस्टोल धीरे धीरे होते हैं, ग्रेजुअल मतलब क्रम अवस्था में धीरे धीरे चलते हैं, जबकि डायस्टोल अचानक से होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इसमें सिस्टोल अचानक या डायस्टोल धीरे धीरे होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया, इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों अचानक होते हैं, इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो आपको पता है कि पहले सिस्टोल एकाएक होते हैं और डायस्टोल धीरे धीरे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर से सुनिए, सिस्टोल इज सडन, सिस्टोल अचानक से होगा और डायस्टोल क्या होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ट्रिप्नोसोमा है, यूग्लिना है और ब्लेंटिडम क्या है, ब्लेनेटिडियम है। तो इसमें अगर आप आ जाएंगे, पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप कहेंगे ट्रिप्नोसोमा में पाया जाता है। कौन सा, कौन सी अवस्था है, तो आप कहेंगे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म किसमें पाए जाते हैं, ट्रिप्नोसोमा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, 5 क्वेश्चन और बचे, घबराइए मत। विच ऑफ दीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, कौन सा ऐसा एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। आप जानते हैं कि अभी हमने जब क्लासिफिकेशन आपको बताया था, पहला वीडियो बहुत दिन के बाद जब हम फिर से स्टार्ट किए हैं, पहला वीडियो हमने आपको एनिमल किंगडम ही बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में जर्म लेयर 2 पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो, मीजो और एंडो तीनों डर्म पाई जाती हैं। तो आप जानते होंगे, हमने बताया भी था और आगे भी हम आपको, अभी क्लास स्टार्ट होगा तो जैसे जैसे कैरेक्टर आते जाएंगे हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। विच ऑफ दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, कौन सा ऐसा एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पे हिरोडिनेरिया दिया गया, एस्केरिस दिया गया, टीनिया सोलियम दिए गए, जो कि यहाँ के ग्रुप का क्वेश्चन नहीं है, हालांकि यहाँ पे आया तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तीनों सही होते हैं आपके, ठीक। विच एमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इंडोपैरासाइट, कौन सा ऐसा है जो इंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो
हाइड्रामिया, हाइड्रॉक्सेना, ये अपने यहाँ का क्वेश्चन भी नहीं है, ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन की प्रवृत्ति होती है, जैसे देखिए बड़ी कॉमन सी बात हम आपको बताएं, जो परीक्षा आपको पास करनी उस परीक्षा के क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन किस प्रकार का था, जैसे राजस्थान का क्वेश्चन है, तो अब राजस्थान में क्या पूछा गया, इतने सारे क्वेश्चन छोड़ करके अब हो सकता है वहां पे हाइड्रो अमीबा ऑप्शन में हो, जैसे अपने यहाँ एंटमीबा पढ़ना है, पैरामीशियम पढ़ना, हो सकता है कि हाइड्रो अमीबा वहां पढ़ना रहा हो या अमीबा वहां मेन टॉपिक रही हो, तो उसमें पूछ लिया गया। अपने यहाँ का क्वेश्चन है भी नहीं, तो अपने यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, अमीबा लाइमेक्स मूव बाई, अमीबा लाइमेक्स किससे मूव करता है, तो लोबोपोडिया से मूव करता है, कल हमने बताया था आपको पिछले क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन द, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप जानते हैं किससे होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल से होता है, ये तो पीछे हो चुका। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन, किस क्लास में एब्सेंट होता है, फिर प्रश्न वही रिपीट हो गया, कब, 2015 में पीएचडी में। देखिए 2007 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2015 में वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, 2022 में रिपीट हो सकता है, याद कर लीजिए, अब तो याद हो गया होगा, हम तो 10-12 बार हम ही बता चुके, याद हो गया होगा आप। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल किस में एब्सेंट होता है, तो आप कहेंगे स्पोरोजोआ क्लास में एब्सेंट होता है, सबको याद हो गया। ठीक, उसके बाद हाइलाइन कप ऑफ द स्यूडोपोडिया इन अमीबा इज मेड अप ऑफ, कह रहा है अमीबा का जो हाइलाइन कप होता है यानी कचाब गोपक का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे ये जो होता है एक्टोप्लाज्म द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद रीजन वाला प्रश्न है, वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इन दैट दे आर, कह रहा वो एक रीजन बताइए जिसके वजह से प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में रखा गया है, तो उसका एक रीजन आप बताएंगे मोबिलिटी, इसमें गतिशीलता पाई जाती है, यही सही आंसर होगा और यही सही आंसर आयोग के द्वारा माना गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद फिक्सेशन पेपली आर फाउंड इन, फिक्सेशन पेपली किस में पाया जाता है, तो एसिडियन लार्वा में पाया जाता है, जो कि यहाँ का प्रश्न नहीं है। ठीक है, साल-जेल थ्योरी फिर से वही पूछा जा रहा है, साल-जेल थ्योरी को किसने दिया था, तो मास्ट और पेल्टिन ने दिया था। ठीक है, साल-जेल थ्योरी वाज अमीबा गिवन बाय द हाइमेन, अमीबा में साल-जेल थ्योरी को किसने दिया था, हाइमेन ने दिया था, पीछे हमने बताया था क्वेश्चन। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था, जैसे हम मान लीजिए आज कोई बात कह रहे हैं, जैसे हमने आपको कुछ पढ़ाया, हमने बताया, आज मान लेते यही हमने पढ़ाया आपको, तो अब ये बताया, तो इस बात मान लीजिए हम किसी को लगा गलत है, लेकिन कोई अगर इस बात का सपोर्ट करेगा तो उसका भी नाम आएगा कि उन्होंने ये कहा था, तो उसका उन्होंने सपोर्ट किया था। तो वही कह रहा है साल-जेल थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था, हाइमेन के द्वारा दिया गया था। लेकिन चूंकि ऑप्शन में हाइमेन है नहीं, तब हमारे साथ समस्या आई कि साल-जेल थ्योरी को किसने सपोर्ट किया, तो हम जाएंगे किसके पास, मास्ट और प्लेंटिन के पास। तो मास्ट और प्लेंटिन के पास जाएंगे तो ये बताएंगे, मास्ट और पेंटिन जो है, मास्ट और पेंटिन नाम है, ये बताएंगे कि ये जो थ्योरी दी गई है ये सही है। और वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी दिया गया था डिलिंजर द्वारा वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी दिया गया था, जो स्यूडोपोडिया वाला वॉकिंग नहीं करता हमें बात, तो उसको दिया गया था किसके द्वारा, डिलिंजर द्वारा दिया गया था। ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, 1995 में पूछा गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्ड अमीबा, कौन ऐसा अमीबा जो सेल्ड अमीबा होता है जिसके ऊपर सेल्ड पाई जाती है, ये 2015 में जीआईसी में पूछा गया था प्रश्न। और ये है आर्सेला, कौन होता है, आर्सेला होता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्सेला में क्या पाया जाता है, आप कहेंगे ये सेल्ड अमीबा होता है। इतने प्रश्न अभी तक आपके पूछे गए हैं, जिसमें से 3-4 प्रश्न जो थे अलग अलग फाइलम के थे, वो प्रश्न नहीं मिले। 3 या 4 प्रश्न ऐसे थे जो डिजीज के थे, वह प्रश्न नहीं मिले, चूंकि अभी हम लोग प्रोटोजोवन डिजीज नहीं पढ़े। कल की जो हमारी टॉपिक है वो एंट अमीबा और अमीबा दोनों टॉपिक को हम एक साथ कवर करेंगे। बेसिक सा है, एंट अमीबा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, अमीबा का क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसका कुछ विशेष कैरेक्टर और उसके क्वेश्चन। ठीक, मंडे को ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर मंडे को क्लास नहीं हो पाएगी तो ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद शायद मंडे को क्लास नहीं हो पाएगी तो आपका उसी हिसाब से चलेगा, ट्यूसडे टू सैटरडे क्लास चलेगी। और इस बीच में आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर, जो कुछ जैसे मिल रहा है वैसे मिलता रहेगा। ठीक, तो ये आपका उसके बाद ये खत्म होगा, तुरंत उसी दिन कोशिश हम करेंगे कि यूग्लिना भी आपका खत्म कर दें, और तेजी के साथ ऐसे जब वो टॉपिक खत्म होगी उस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे और तेजी से खत्म करेंगे।
बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। आप जुड़िए, जोड़िए और हम बहुत तेजी के साथ इसको ले चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि हर आदमी बेहतर करेगा, अच्छा करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ, किसी और अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।